एवरीवन, बताओ कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का एक केमिस्ट्री चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छे से समझेंगे क्या चीज है इस टॉपिक में, स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, क्या चीजें याद रखना है, सारे के सारी चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट, तो बहुत ही स्मूथली चलेंगे। आप लोग फॉर फर्दर रिवीजन आप लोग थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हो, या तो जो कोई वीडियो देख रहे हो वो बुक को अपने पास रखो और पेंसिल लेके मार्क करते रहो कि हाँ ये इस कवर हो रहा है पॉइंट। और बेटर रहेगा कि आप नोट्स को एक कॉपी में लिख लो, सबसे बेहतर रहेगा ये। ठीक है, और उसके बाद कॉपी बुक से वो चीज रिलेट करके आप लोग एक बार पढ़ लेना, सो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही नॉर्मल तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे हम लोग, कोई मतलब बहुत आसान चैप्टर है, समझ में आ जाएगा सब। तो बात करते हैं हम लोग, पहले हेडिंग लगा लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा हेडिंग लगाएंगे हम लोग, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो, यानी कि आसपास में जो सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, जो हम लोग के आसपास में चीजें हैं। तो वहां पर बहुत सारे ढेर सारे आप लोग देखे होंगे। आप लोग अभी देखो कि आपके आसपास में कौन क्या क्या प्रेजेंट है। टेबल, लैंप, पेन्स, बुक्स, बैग्स, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, सब कुछ नजर आ रहे हैं। राइट, मतलब रूम में जो भी कुछ प्रेजेंट है आप देख पा रहे हो। सो गाइस, इन लोगों को क्या बोलेंगे, सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और ये सब किसके अंडर में आएंगे, मैटर के अंडर में आएंगे। अच्छा, मैटर में मतलब होता क्या, सभी मैटर के अंडर में आएंगे। यानी कि जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास में, आप किसी भी एक चीज को उठा के देखो और उसमें क्या मिलेंगे आपको कि वो जहां पर रखा था वहां पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा था कि नहीं बताओ। और जब आप उसको उठाए हाथ में तो थोड़ा आपको भारी लगा, यानी कि उसमें कुछ मास कंटेंट रहा होगा, इसलिए वो उठाने में आपको दिक्कत हुआ कुछ। यानी कि जितने भी मैटर आप देख रहे हो, सब्सटेंस आपके आसपास में है, उसमें मास तो रहेंगे जरूर और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ये दो कैरेक्टरिस्टिक मैटर का होता है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि मैटर का क्या क्या चीजें होता है एक्चुअली। तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे आपका, ये एक बात यहां पर से निकल सकते हैं। और इसमें मास होगा, हैविंग मास। ठीक है, ये दोनों चीज मैटर में रहेंगे। जितने जो भी मैटर हो सकता है, आपके टेबल में अगर एक ग्लास पानी है वो भी आपका मैटर के अंडर में आएंगे। और आप अगर एक एंशिएंट स्टिक को वहां पर इग्नाइट करके रखे हो और वहां से स्मेल आ रहे हैं, वो भी दोस्तों मैटर की अंडर में आएंगे। तो मैटर आप अगर चारों तरफ देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रहता है। और बेसिकली अगर हम बात करें, ये लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन चीजों के ऊपर हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीन स्टेट के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरा मैटर के रिलेटेड जो भी कुछ है। राइट, अब देखो ये मैटर बना कैसे। ये जो पृथ्वी, जो यूनिवर्स है हम लोग का, वो 5 तत्व से बना है। आप लोग इस चीज का ध्यान होगा कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, ऐसे करके 5 तत्व होता है कि नहीं। राइट, क्या क्या होता है आपका, होता है अर्थ, स्काई, फायर। राइट, क्या क्या होता है बताओ, एयर, वाटर, ऐसा होता है 5 तत्व। सो 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, पंचतंत्र बोलते हैं ना उसको। 5 तत्व लेके वो बना होता है यूनिवर्स। एयर होता है जिसमें, वाटर होता है, अर्थ है, फायर है, स्काई है। राइट, ये 5 तत्व है। तो मैटर दोस्तों अगर बात करें तो ये पार्टिकल से बना होता है। क्या होता है, पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हो सकता है। एटॉम्स पार्टिकल्स के फॉर्म में आ सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, आयन्स हो सकता है, ये पार्टिकल्स, ये डिफरेंट चीजें हो सकता है। एटॉम्स जैसे जो है कोई मैटर आपका, वो एटॉम को मिला के बना हुआ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है एटॉम से। एक क्रिस्टल है आपके पास जहां पर आप देख पा रहे हो उसमें मॉलिक्यूल्स गैदर करके एक्यूमुलेट करके वो बना है। और एक टाइप का मैटर है आपके पास, सब्सटेंस है, जहां पर आयंस जो है वो कंबाइन होके वो चीज बना है। राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं वहां पर। पार्टिकल्स जो है एटॉम्स के फॉर्म में रह सकता है, आपका मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रह सकता है, और दोस्तों क्या होगा, आयंस के फॉर्म में रहेंगे। अब तो क्या है, मैटर जो है पार्टिकुलेट इन नेचर है। क्या है मैटर, पार्टिकुलेट इन नेचर। ये पार्टिकुलेट है, पार्टिकुलेट नेचर। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये एटॉम्स जो है वो दिखने में कैसे होंगे। दोस्तों ये बहुत छोटे होंगे, बियॉन्ड और इमेजिनेशन, देख नहीं पाते हम लोग नॉर्मल आई में, बहुत ही छोटे होते हैं ये लोग।
अब देखो ये पार्टिकल्स जो मैटर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीजें अभी आप लोगों को बताएंगे। जैसे ये जो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों, राइट, ये जो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मैटर का, वहां पर आप लोग देखे होंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा वहां पर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या क्या हो सकता है। देखो पहला बात यह है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम। अब ये कैसे होता है देखो आप लोग, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसका वॉल्यूम आप देख रहे हो यहां तक है, यहां तक पानी है, और ये पानी वाला जो सिस्टम है वो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल को लेके बना है पूरा सिस्टम, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहां पर, राइट। अब आप ऊपर से एक चम्मच सॉल्ट डाले, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डाले दोस्तों, सॉल्ट डाला और सॉल्ट क्या हुआ, पानी में आया, पानी में आने के बाद वो डिसोल्यूशन हो गया, मतलब वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन आपको क्या नजर आया कि ये जहां तक पॉइंट था, जिस पॉइंट में था, कुछ तो लेवल होगा ना वाटर का, ग्लास का, आप तो देख रहे हो ना उसमें, और उसमें सॉल्ट डालने के बाद आफ्टर द एडिशन ऑफ सॉल्ट ये जो वॉल्यूम जो यहां पर था उसका लेवल, वो लेवल वही पर वही रहा, चेंज ही नहीं हुआ दोस्तों उसका लेवल। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है वो सॉल्ट गया कहां एक्चुअली में। अब समझ में आया कि कहीं ना कहीं स्पेस तो रहा है, यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है प्रेजेंट, और वो स्पेस में ही कहीं ना कहीं सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है वो छुप के बैठ गया, तो वॉल्यूम का कुछ चेंज ही नहीं है वहां पर। स्पेस जो है, इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वहां पर, उसमें जाके वो ऑक्यूपाई कर लिया, स्पेस भर दिए, तो इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम का राइज नहीं हुआ वहां पर। इसका मतलब है क्या कि पार्टिकल्स जो होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस रहता है। ये बात समझ में आया, क्लियर हो गया ना पहला पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं। अब देखो ये जो पार्टिकल्स है, राइट, ये जो पार्टिकल्स है ये कंटिन्यूअसली मूविंग इन नेचर, कंटिन्यूअसली मूविंग इन नेचर। ये जो पार्टिकल है यहां पर, ये क्या है ना, कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं, मूविंग इन नेचर। ये कैसे समझेंगे हम लोग, देखो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं मतलब बैठा हुआ नहीं है, अगर वाइब्रेट कर रहे हैं और मूव कर रहा है चारों ओर। जैसे क्या होता है दोस्तों, एक कुछ फूड का एरोमा जो होता है ना, फूड, ये फूड यहां पर रखा हुआ है किचन में मान के चलो, और आप क्या हो किचन से बहुत दूर हो, मतलब थोड़ा बहुत दूर हो, तो आपके नॉस्ट्रिल्स में वो एरोमा आके घुस रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है यहां पर एयर, ये एयर इस फूड एरोमा को क्या कर रहा है, इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक डिफ्यूज करने में मदद कर रहा है, उसको डिफ्यूज करने में मदद कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट में जा रहा है। आप यहां पर खड़े हो मान के चलो, आप जो है यहां पर खड़े हो और आपके नोज में, आपके नॉस्ट्रिल्स में वो आ रहा है, और आपको महसूस हो रहा है कि बहुत बढ़िया जो है कुकिंग, आज कुक हुआ है खाना घर में, आपको पता चल जाता है, राइट। तो ये एरोमा को पकड़ के कौन ला रहा है यहाँ पर ना, एयर का पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स होता है दोस्तों, ये हमेशा क्या होता है, मूविंग करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करता है, डिफ्यूजन होता है इन लोगों का। और अगर ये गैस में रहेंगे तो उसमें डिफ्यूजन सबसे मैक्सिमम होगा, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है, ये तो बात हम लोग समझ लिए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है पार्टिकल्स का, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो ये कंटिन्यूअसली मूविंग है, ओके। अब ये क्या है कि इतना छोटा है ना, ये लोग जो है पार्टिकल्स जो है दोस्तों यहाँ पर, ये क्या है, बहुत ही छोटा है, एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये एक चीजें बना रहा है, मैटर कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है पार्टिकल्स द्वारा, तो पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे बताओ। आप सैंड को लेके बनाते हैं ना हम लोग, कुछ मूर्ति वगैरह सैंड का, कुछ घर बनाते हैं, बनाते कि नहीं, तो वहां पर सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके रहता है। यही वाला चीज आप कुछ मिट्टी जो होता है, सॉफ्ट मिट्टी, उसको लेके कुछ बना रहे हो, तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर दे पा रहे हो आप, राइट। आप ये कर रहे हो कि एक नल में या तो पानी है आपके पास एक, और पानी को आप उसको काटने की कोशिश करो, राइट, तो फिर से वो जोड़ जा रहे हैं।
इसका मतलब है क्या कि ये जो पार्टिकल्स है दोस्तों, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन है उन लोगों के बीच में, तब जाके वो मैटर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और ऐसे में हम लोग नॉर्मली अगर चाहे तो उन लोग अलग नहीं कर सकते हैं, बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके ये लोग क्या करते हैं, उस सिस्टम को छोड़ के बाहर जाते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि वाटर अगर हम लोग रखते हैं ना, तो क्या होता है, वो बाहर से एनर्जी लेते हैं, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जाते हैं। इसे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो इंटरेक्शन अलग अलग होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। हाँ, इसलिए इवेपोरेशन रेट भी अलग अलग होते हैं। आप एक बाटी में पानी ले लो और एक में पेट्रोल ले लो, तो देखेंगे कि पेट्रोल और मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो अलग है, वो बहुत ही वीक है। लेकिन पानी के बीच में जो पार्टिकल्स है, वहां पर जो अट्रैक्शन हो रहा है वो थोड़ा मजबूत है, थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बेहतर है, इसलिए वो इजीली छोड़ के नहीं जाते। बस समझ में आ रहा है। और भी अगर लिक्विड की बात करें, ग्लिसरॉल, तो वहां पर और भी टाइटली वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये अलग अलग अट्रैक्शन होते हैं, बट बेसिकली सभी मैटर के पास अगर हम लोग जाएंगे और स्टडी करेंगे, तो ये आएंगे वहां पर नतीजा निकलेंगे कि हर एक पार्टिकल्स जो उस मैटर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं दोस्तों, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स जो है मैटर का अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात समझ में आया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए वो स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। अब दोस्तों क्या है, अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, यू नो। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि ये जो पार्टिकल्स है यहां पर, ये लोग का अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मतलब मान के चलो ऐसा कि कुछ मैटर है जहां पर पार्टिकल्स एकदम शांत है, उतना मूव नहीं कर रहा है। सॉलिड के केस में आप लोग देख सकते हो, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे ये लोग, गैस में तो फ्रीली है एकदम, मतलब फ्री है, फ्रीली मूव करेंगे वो लोग बहुत इजी तरीके से। तो क्या होता है, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग दोस्तों बाहर से हीट कर देंगे, तो उन लोगों का जो मूव करने का कैपेसिटी है, राइट, वो बढ़ जाएंगे, वो लोग और तेजी से मूव करेंगे। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ाएं, या तो आप हीट कर दो और कुछ अलग एनर्जी सोर्स उसमें डाल दो, जैसे कि उसका टेम्परेचर राइज हो जाए, धूप में रख दो उसको, राइट, या तो कुछ हीट सोर्स अप्लाई करके उसको एनर्जाइज कर दो और उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। यानी कि आपके पास एक कोल्ड कुछ मैटर है, सॉलिड है, और एक हॉट सॉलिड है। अब दोनों कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं पार्टिकल्स द्वारा। दोस्तों जहां पर हॉट है ना, वो ज्यादा एनर्जी लेके प्रेजेंट है, और जो कोल्ड नॉर्मल स्टेट में है उसके पास एनर्जी कम है। अब बताओ आप लोग कहां पर उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का कहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सोचो कि आपके पास नॉर्मल वाटर है और हॉट वाटर है। तो नॉर्मल वाटर में दोस्तों जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहां पर, वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके पास एनर्जी कम है, तो इसीलिए वहां पर उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। बट अगर हॉट वाटर में बात करें तो वहां पर उसके पास, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एज बिकॉज हीट सप्लाई की है, टेम्परेचर राइज किया हुआ है, और हर एक वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट जो भी है सिस्टम में, वो हीट एक्वायर करके अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लिए। अब इससे और भी आगे जाएंगे, वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, तो वो और भी डिस्ट्रक्टिव होगा। उसके पास वेपर में प्रेजेंट हो रहने वाला जो वाटर पार्टिकल्स है, वो और भी दोस्तों क्या होंगे, ताकतवर, मतलब उसके पास और भी ज्यादा एनर्जी होंगे, और वो भी और तेज गति में मूव करेंगे, राइट। इसीलिए नॉर्मल वाटर को आप टच करो तो उसमें कुछ नहीं होगा, बट हॉट वाटर में थोड़ा थोड़ा बहुत क्या होगा, वहां पर आपको परेशानी हो सकता है। एंड अगर वेपर में आपको हाथ लग जाए दोस्तों, तो ये फर्टाइल हो सकता है, राइट, ये आपको बहुत ज्यादा दर्द दे सकता है। तो इसलिए एनर्जी अलग अलग होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अगर आप जा रहे हो तो। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आया। यानी कि यहां पर अगर ऐसे बात करें हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का, वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के साथ। इस चीज को आप लोग थोड़ा समझ लो। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ाएं, हीट बाहर से अप्लाई करो तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, उसके बाद वो सिस्टम में रहने वाला जो भी पार्टिकल्स उस मैटर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो लोग भी हीट लेंगे, उन लोग का भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे। तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है जब टेम्परेचर हम लोग राइज करवाते हैं किसी भी सिस्टम का। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया एकदम। अब देखो नॉर्मली हम लोग देखे हैं कि मैटर जो भी दोस्तों यहाँ पर स्टेट की बात करेंगे तो क्या होता है, 3 टाइप ऑफ स्टेट हम लोग देखते हैं, राइट। और कुछ चीजें और भी बता रहे हैं आप लोग, कितने छोटे होते हैं ये लोग,
जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, एक कलरफुल चीजें लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए, जैसे आप लोगों को बुक में भी है ये एक्सपेरिमेंट कि आप क्या किए, एक पानी लेके, थोड़ा बहुत पानी लेके उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। अब देखो KMnO4 पर्पल कलर, इसमें थोड़ा सा लेके पानी में एक सॉल्यूशन बना दें इसका, तो पार्टिकल्स चारों ओर फैल गया, और एक कलर सॉल्यूशन आपको दे दिया, मिक्सिंग हो गया, डिसोल्यूशन हो गया बोल सकते हो आप लोग। अब क्या हुआ कि इसमें से थोड़ा बहुत लिक्विड लेके आप अलग बीकर में उसको डालें और उसको पानी देके और भी डाइल्यूट कर दिए, तो इसमें थोड़ा डेंस था और इसमें क्या हुआ, थोड़ा फेड हो गया, डाइल्यूट कर दिया आप उसको। इसमें से और थोड़ा लेके क्या किए, पानी भर दिए, तो और भी वो फेड हो गया। इसका मतलब अभी तक देखो यहां पर दिख रहा है पार्टिकल, मतलब कितना छोटा है, कितना फाइनली डिवाइड हो रहा है वो, मतलब एक छोटा सा KMnO4 टुकड़ा में मिलियंस ऑफ KMnO4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यही तो दिखा रहा है ना ये एक्सपेरिमेंट, जितना डाइल्यूट कर रहे हो फिर भी कलर जो है अभी तक है उसमें, इसका मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसी वजह से ना कलर हो रहा है। तो इतना छोटा सा एक पीस में ये मिलियंस ऑफ दोस्तों क्या होता है, KMnO4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, इतना छोटा होता है ये लोग। अब देखो आप लोगों को एक चीज बताते हैं, मान के चलो कि कुछ दोस्त मिलके एक ग्रुप बनाए और अलग अलग ऐसा कर रहे हो कि एक दूसरे को एक ग्रुपिंग कर रहे हो, मतलब एक ह्यूमन का सीरीज बना रहे हो। ह्यूमन का सीरीज मतलब ऐसा होता है ना, 4 आदमी है, 4 लोग हैं ऐसे, और एक चेन बना रहे हो, ह्यूमन चेन बना रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इसका हाथ और इसका हाथ ऐसे क्रॉस करके पकड़ के हैं ये लोग, क्रॉस करके, ठीक है, एक का हाथ ऐसे और एक दूसरा का हाथ ऐसे करके, मतलब ऐसे क्रॉस करके है, ऐसे क्रॉस करके एक दूसरे को क्रॉस करके एक दूसरे को वो चेन बना रहे पकड़ के, ये एक टाइप का हो रहा है। दूसरा बात ये हुआ कि ये लोग 4 लोग क्या हुआ, जैसे नॉर्मली हाथ हैंडशेक करके वो क्या कर रहे हैं, चेन बना रहे, ऐसे इसका हाथ इसके हाथ से ऐसे क्रॉस किए, उसके बाद इसका हैंड ऐसे, फिर इसका हैंड, तो बस ऐसे करके वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसे करके नॉर्मल तरीके से। पहले वाला में क्या था, पूरा क्रॉस करके ये इस टाइप, और एक ग्रुपिंग किया जिसमें ऐसे करके ये लोग जस्ट एक दूसरे का उंगली टच करके वो ह्यूमन चेन बनाए, ऐसे करके ह्यूमन चेन बनाए, एक टच, जस्ट नॉर्मल टच करके। अब बताओ आप लोग कहां पर इन लोगों को अलग करने में सबसे ज्यादा शक्ति का उपयोग करने वाले हैं हम लोग, कहां पर लगेगा बताओ, सबसे ज्यादा शक्ति कहां पर लगेंगे, मेहनत दोस्तों सबसे ज्यादा यहां पर लगेंगे, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो उन लोगों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो सबसे मजबूत है, सबसे इफेक्टिव है, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, यहां पर फोर्स जो है वो मैक्सिमम अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहां पर थोड़ा बहुत, बट यहां पर सबसे कम लगेंगे, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत इजीली आप एक दूसरे को यहां से हटा सकते हो। क्लियर हो गया ना। अब ये चीज आप जस्ट मैटर में सोचो कि कुछ मैटर ऐसे होंगे जहां पर पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो वहां पर उन लोगों को अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आयरन को हम लोग अलग नहीं कर सकते उतना आसानी से, अगर रबर बैंड की बात करें तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, स्पॉन्ज की बात करें इजी हो जाता है, लिक्विड की बात करें तो और भी आसान हो जाता है, और गैस तो बहुत इजी है। तो ऐसे अलग अलग मैटर में ये कॉन्सेप्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो अलग अलग टाइप में एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं। कहीं पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कहीं पर बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड में भी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ अट्रैक्शन है। आयरन में जिस टाइप का अट्रैक्शन होगा, आपका चौक में वो ऐसा नहीं रहेंगे, या तो बात करें हम लोग कुछ रबर बैंड में वैसा नहीं रहेंगे, या तो स्पॉन्ज में वो नहीं रहेंगे। बात को समझ रहे हो आप लोग। तो दोस्तों ये होता है अलग अलग टाइप ऑफ इंटरेक्शन वहां पर प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स में, और इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स आप आसपास देख पाओगे। बहुत सारे डिफरेंट मैटर्स हैं, उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, राइट। मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे, डेंसिटी अलग अलग होंगे। तो नॉर्मली अगर बात करें मैटर का स्टेट, तो 3 स्टेट बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो उसे 3 स्टेट के ऊपर अभी चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे कि आप लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टेट ऑफ मैटर में पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। देखो दोस्तों, सॉलिड में भी ये भी एक मैटर है, और यहां पर भी पार्टिकल से बने होंगे ये लोग, लेकिन यहां पर पार्टिकल्स
जो है वो बहुत ही अरेंज्ड तरीके से रहते हैं, गैप बिल्कुल भी नहीं रहता उन लोग के पास, एकदम एक दूसरे के साथ चिपक के बैठा होता है, इंटरस्टिशियल गैप नहीं रहता वहां पर दोस्तों, एकदम लिस्ट रहता है, पार्टिकल्स बहुत आस पास रहता है यहाँ पर, अट्रैक्शन बहुत इफेक्टिव होता है यहाँ पर, राइट। ये सॉलिड का पार्टिकल्स है दोस्तों, जो कि बहुत पास रहता है एकदम, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ऐसे अरेंज होकर रहते हैं। और ये अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, तो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएंगे, और अगर इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो वो फिर एमआरएफ सॉलिड में आएंगे। सॉलिड को दो टाइप में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, राइट। तो देखो ये इन लोगों को अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी कि इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा होंगे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो सॉलिड है ना, इसको मेल्ट कर देना, इसको क्या कर देना, मेल्ट कर देना। जैसे कि आपके पास आइस है, तो आइस को आप हीट देके क्या कर दिया, इसको फ्यूज कर दिया, मेल्ट कर दिए, ये होता है आपका मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों क्या है, एक सिग्निफाई करते हैं, एक इंडिकेशन है कि पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है। ज्यादा है तो ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा फ्यूजन के लिए, और अगर कम है तो कम देना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें आइस को मेल्ट करने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट है, सोडियम क्लोराइड को हीट करो आपको बहुत ज्यादा हीट लगेंगे, आपको आयरन को अगर मेल्ट करना है बहुत ज्यादा लगेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग को तो इतना अंदाजा आ जाता है ना कि किस पार्टिकल्स के बीच में कितना इंटरेक्शन है, कौन सॉलिड कितना मतलब रिजिड है, मतलब कहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, आयंस के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, वो मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे देता है, राइट। तो सॉलिड के लिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट यूज करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक सॉलिड से आपका क्या हो जा रहा है, एक लिक्विड स्टेट में बदल रहा है, ये होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। और ये दोस्तों एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में ये हम लोग करते हैं। और जो मिनिमम हीट रिक्वायर्ड होता है उस फेज को चेंज करने के लिए सॉलिड टू लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और क्या होता है दोस्तों, जब मेल्ट होता है किसी भी चीज का, मान के चलो एक आइस का टुकड़ा है आपके पास, और ये धीरे धीरे आप क्या किए, हीट सप्लाई किए, और धीरे धीरे मेल्ट होने लगा, ये मेल्ट हो रहा है, अब यहाँ पूरा पूरी मेल्ट हो गया। तो दोस्तों ये जो जितना भी मेल्ट होने के टाइम, एक बार में तो अचानक मेल्ट नहीं हो रहा है, सब धीरे धीरे सॉलिड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है उसमें मेल्टिंग प्रोसेस में। तो जब मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस, दोस्तों एक चीज ध्यान दो, इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आपका थ्रू आउट दिस प्रोसेस। मतलब जब मेल्टिंग होता है तो टेम्परेचर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर आपका क्या होगा, कांस्टेंट फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, चेंज नहीं होता। ये क्या बात हुआ सर, बाहर से आप हीट अप्लाई कर रहे हो फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोग हीट सप्लाई करते जा रहे हैं और वो मेल्ट होता जा रहा है। तो तब तक ये हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर राइज नहीं होगा, जो था टेम्परेचर वही टेम्परेचर रहेंगे जब तक ना पूरा आइस पूरा मेल्ट होकर पानी में ना बदल जाए। तो ये पूरा प्रोसेस में दोस्तों, मेल्टिंग प्रोसेस में आपका कंटिन्यू हीट सप्लाई तो होता रहता है बस, बट उसके बदले में जो टेम्परेचर राइज होना था वो नहीं होंगे, क्योंकि ये हीट आपका लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये इंटरेक्शन को ब्रेक करने में यूज हो रहा है। उसको सॉलिड स्टेट में है, उसको फेज बदलने में वो यूज हो रहा है, स्टेट चेंज में वो यूज हो रहा है हीट। ये जो हीट सप्लाई कर रहे हैं ये क्या कैसे यूज हो रहा है ना, इसको फेज को ट्रांसफॉर्मेशन में यूज आ रहा है, फेज को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म में यूज कर रहे हैं। वो फेज का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसमें वो यूज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ रहे हो आप लोग क्या बोल रहे हैं हम। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोस्तों ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड वे में कि 1 केजी आपके पास सॉलिड है और उसमें क्या करना है, उसको फ्यूज करना है, मेल्ट करना है, उसको लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ले जाना है। द अमाउंट ऑफ हीट जितना रिक्वायरमेंट होगा अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, राइट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सॉलिड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। ये होता है, अगर 1 केजी करके लोगे तो वो भी होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आपका क्या होगा, अब 1 केजी ऑफ सॉलिड, 1 केजी ऑफ सॉलिड ले लो किसी भी, तो उसको अगर लेके अगर हम लोग उसको मेल्ट कर रहे हैं तो वहां पर जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। बात समझ में आया। द अमाउंट ऑफ हीट required to melt 1 kg of solid into liquid under atmospheric pressure at its melting point,
उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का अगर डेफिनेशन आया तो आप ये लिखोगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को, 1 kg लेके डेफिनेशन बना रहे हो, बस वो फ्यूजन हो रहा है बट लेटेंट है, मतलब वहां पर टेंपरेचर चेंज नहीं होगा, तो टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा। ये बात को समझ लो, यहाँ पर टेंपरेचर कांस्टेंट है, क्योंकि जब मेल्टिंग होता है दोस्तों, मेल्टिंग में क्या होता है, टेंपरेचर आपका कांस्टेंट होता है, राइट। तो ये सॉलिड था, ऐसे करके हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब देखो सॉलिड में क्या क्या चीज होता है, यू नो सॉलिड, किसी भी सॉलिड में देखो तो उसका पर्टिकुलर एक शेप होता है, तो एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड शेप होता है। अब देखो ये फिक्स्ड शेप को आप बदल सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। जैसे आपके पास एक स्पॉन्ज है तो आप उसमें प्रेशर लगाओ तो उसका शेप बदल सकते हो। अगर वापस दोस्तों वो अपने फेस शेप में चले जाएंगे अगर आप प्रेशर को छोड़ दोगे, आप जो एक्सटर्नली जो फोर्स अप्लाई की उसको छोड़ दोगे, राइट। ये तो नॉर्मल बात है। तो उसमें क्या होता है, स्पॉन्ज में आपका छोटा छोटा एयर पोर्स होता है जिसमें एयर रहता है, तो जब हम लोग उसमें प्रेशर लगाते हैं तो एक्सपेल आउट कर जाता है वो एयर, और वो श्रिंक कर जाता है, और जब हम लोग प्रेशर रिलीज कर देते हैं तो फिर वो अपना प्लेस ले लेता है, अपना ओरिजिनल शेप में बदल जाते हैं, वापस आ जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया आप लोगों को। अब रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करेंगे वो वहां पर भी सेम चीज होगा, ठीक है। प्रेशर फोर्स अप्लाई करो तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, नॉर्मल फोर्स को अगर छोड़ देंगे तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन ले लेंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर हो रहा है। तो फिक्स शेप है, बट फिक्स शेप को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाइंग फोर्स। बट नॉर्मली बात करेंगे तो इन लोगों का एक फिक्स शेप होगा। दोस्तों बात करेंगे तो इसके इसमें वॉल्यूम होता है फिक्स्ड, फिक्स वॉल्यूम यहां पर रहेंगे, यू नो। अगर आप देखोगे यहां पर कोई भी सॉलिड है जिसको अगर मेल्ट करना है आपको तो वॉल्यूम सेम ही रहेंगे उसको। मान के जब एक स्फीयर है आपका, गोल गोल स्फीयर है जिसका वॉल्यूम है 4/3 पायर क्यूब, अगर आप इसको मेल्ट करके कुछ लिक्विड बना दिए और उसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो दोस्तों वो उतना ही अमाउंट में आएंगे, उसमें वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होता है, क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो मास पर वॉल्यूम, पार्टिकल्स आपका ज्यादा आएंगे, मास ज्यादा रहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर अगर यूनिट वॉल्यूम, अगर 1 cc का एक वॉल्यूम यहाँ पर आप ले रहे हो तो वहां पर आपको ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे प्रेजेंट, ये सुनो। तो ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है सर ये डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होंगे, मास पर वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है। बात समझ में आया। और अगर आप लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों बाहर से फोर्स लगा के, तो ऑलरेडी देखो कितना एकदम क्लोज है, तो आप उसको और क्लोज नहीं कर सकते हो। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है लिस्ट होता है, लेस कंप्रेसिबल है, ये लोग कंप्रेसिबल ना के बराबर है, ठीक है। ये लोग क्या है, वेरी लेस, या तो यू कैन से लिस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं इन लोगों के पास। बात समझ में आया। और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो यहां पर इन लोगों का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो सॉलिड के ऊपर हम लोग इतने सारे बात कर लिए, और सॉलिड में पार्टिकल्स ऑब्वियसली बात है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड आप लोग देखे होंगे, आयोनिक सॉलिड में दोस्तों, कोवेलेंट सॉलिड में डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप देख सकते हो ग्राफाइट में जल्दी मेल्ट कर जाता है, लेकिन वहां पर अगर हम लोग डायमंड की बात करें तो वो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है उसका, ओके। तो सॉलिड की तो बात कर ली। सॉलिड में और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड से जो लिक्विड हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलेंगे। और अगर आपको वापस आना है वहां पर से, मान लो कि चलो जो हीट आप अप्लाई किए उसमें उस हीट को उठा लो, वहां से कूल डाउन कर दो, तो वो लिक्विड फिर से क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। जैसे आइस के केस में होता है, अगर आप आइस को हीट किए तो ये वाटर में बदल लेगा, और वाटर से अगर हीट को हटा लेंगे यानी कि कूल कर लेंगे तो वो फिर से आइस बन जाएंगे। ऐसे होता है, यू नो, समझ में आया। तो इस प्रोसेस को दोस्तों जहां पर ये चीज हो रहा है, आइस से वाटर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। और ये जो वाटर फिर से सॉलिड हो रहा है इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, राइट। फ्रीजिंग, यू कैन से फ्रीजिंग। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट के ऊपर। लिक्विड स्टेट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है देखो। तो पार्टिकल्स भी, यहां पर भी पार्टिकल्स रहेंगे, लेकिन उसका अरेंजमेंट देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर अरेंजमेंट क्या है, यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। तो लिक्विड की बात करें दोस्तों हम लोग, तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहेंगे, और वहां पर दोस्तों क्या है कि बहुत सारे गैप्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। ऐसे ये आपका लिक्विड पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, जहां पर देख रहे हो बहुत सारे गैप्स है, इंटरस्टिशियल गैप है।
और एक यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो वहां पर जैसे एक पर यूनिट वॉल्यूम में 100 पार्टिकल्स आ रहा था, यहाँ पर 10-20 पार्टिकल्स आएंगे तो यहाँ पर पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल्स का नंबर कम होगा, यानी कि डेंसिटी यहाँ पर कम होगा। पहले तो बात कर लो डेंसिटी की, डेंसिटी लेस होगा यहाँ पर। आप देखो लिक्विड जो है दोस्तों यहाँ पर इसका फिक्स वॉल्यूम तो हो जाता है। फिक्स वॉल्यूम का मतलब है आप 1 लीटर पानी को अगर किसी अलग बर्तन में उसको पोर कर रहे हो तो 1 लीटर बढ़ के 2 लीटर या तो 10 लीटर नहीं हो जाएंगे, 1 लीटर ही रहेंगे। अगर 1 लीटर पेट्रोल हम क्या कर लिए टैंक में डाले तो 1 लीटर के 2 लीटर हो जाता है, नहीं होता है ना। तो वैसे ही बात है कि लिक्विड का जो आपका वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, लेकिन शेप उसका अलग अलग होता है। जैसे पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करता है, यहाँ पर वीकली क्या है अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए वो लोग फ्लूइड है, मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूवेबल है, हाँ इजिली मूव कर सकते हैं। तो इन लोगों का कोई फिक्स जो है शेप नहीं रहता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बस, फिक्स शेप नहीं होता। मास तो फिक्स्ड होंगे वो छोड़ो, बट फिक्स्ड शेप दोस्तों यहाँ पर नहीं रहता। जिस बर्तन में आप रखोगे, जिस वेसल में रखोगे, उसी वेसल का वो शेप ले लेगा। जैसे एक स्फीयर टाइप का वेसल्स में रख रहे हो तो वो स्फीयर शेप ले लेंगे, अगर एक रेक्टेंगल वेसल्स में रख रहे हो पानी को तो वो रेक्टेंगल का शेप ले लेंगे। ऐसे करके होता है, जिस वेसल्स में रखोगे वो उसका शेप ले लेंगे, क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई शेप है नहीं, राइट। बट वॉल्यूम फिक्स्ड है, ये बात समझ रहे हो आप लोग। अब देखो अगर चाहो तो आप यहाँ पर कंप्रेस करके पार्टिकल्स को नजदीक ला सकते हो, राइट, नजदीक ला सकते हो। बहुत ज्यादा कंप्रेस किए तो वो बहुत क्लोज आ जाएंगे, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी है इन लोगों का, कंप्रेसिबिलिटी है। पार्टिकल्स जो है ये कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबिलिटी दिखाते हैं ये लोग। आप कंप्रेस कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर, राइट। और देखो लिक्विड को अगर ये कर रहे हो आप लोग, हीट कर रहे हो तो क्या करते हो वो वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। यानी कि जब आप लोग हीट सप्लाई कर रहे हो इसमें तो ये पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और इसके बदले में क्या हो रहा है, इन लोगों के बीच में जो एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो रहा है। और ऐसा एक टाइम आता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सरफेस से मॉलिक्यूल एस्केप करना स्टार्ट हो जाएगा, सरफेस से स्टार्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल एस्केप करना। इसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन जो कि सरफेस एक फेनोमेना है, और ये कूलिंग करते हैं, इवापोरेशन के द्वारा कूलिंग होता है। कहीं पर भी इवापोरेशन हो रहा है मतलब वहां पर कूलिंग होगा, क्योंकि आपको देखना होगा कि जो एनर्जी उसको चाहिए, हीट एनर्जी, वो सराउंडिंग से लेंगे, तो सराउंडिंग से वो हीट गेन करे तो सराउंडिंग का हीट कंटेंट कम हो जाता है और वो उस जगह को ठंडा कर देता है। यू नो जब हम लोग हाथ में स्पिरिट डालते हैं, पेट्रोल हाथ में, एसीटोन हाथ में ले लो तो क्या होता है वो ठंडा लगता है ना, अल्कोहल हाथ में लगता है तो ठंडा होता है, क्योंकि वो लोग इवापोरेट कर जाते हैं बहुत इजीली। लिक्विड फेज को छोड़ के वेपर फेज में चले जाते हैं पार्टिकल्स बहुत इजीली। तो इसी वजह से वहां पर हीट जो है सराउंडिंग्स का, यानी कि आपका हाथ का, पाम्स का, वो फिर वो जगह ठंडा हो जाता है और आपको कूल महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। यही वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं यू नो स्वेटिंग के केस में सवाल आता है तो इसका जवाब इस हिसाब से दे सकते हो आप लोग। जो मिट्टी का बर्तन होता है दोस्तों, आर्थन पॉट, तो उसमें जो ठंडा रहता है पानी वो कैसे होता है, बाहर चले जाते हैं छोटे छोटे पोर्स में और वो इवापोरेट कर जाता है। तो इवापोरेट करने के लिए जो हीट चाहिए वो सराउंडिंग से लेते हैं, उस पानी से लेते हैं, इसलिए पानी का जो टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप कर जाता है, वो ठंडा हो जाता है। इवापोरेशन सरफेस फेनोमेना है, सरफेस जितना आप बढ़ाओगे इवापोरेशन उतना ही तेजी से होंगे। अगर कपड़ा सुखाना है दोस्तों तो उसको अगर स्प्रेड करके मेलेंगे धूप में तो जल्दी वो ड्राई हो जाएगा, या तो आप फैन चला दो तो इवापोरेशन रेट बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो इवापोरेशन का कहानी, और ये हमेशा कूलिंग करते हैं। चलो तो इवापोरेशन अब देखो ये धीरे धीरे क्या हुआ है, बढ़ रहा है टेम्परेचर आपका, बढ़ रहा है। जैसे पानी होता है तो मान के चलो 99.9 तक ये ऐसा चल रहा था पूरा, ऑलरेडी ये बीच का भी मॉलिक्यूल यू नो बॉयल करना स्टार्ट हो गया है बीच में से, यानी कि बल्क पोर्शन से भी मॉलिक्यूल्स अभी धीरे धीरे जा रहा है बाहर। तो जब दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, पूरा एज ए होल पूरा बर्तन का पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम बल्क से भी मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा रहा है, सरफेस से तो जा ही रहा था। तो ये चीज है पर्टिकुलर एक टेम्परेचर के बाद दोस्तों ये होता है। जैसे पानी की बात करें तो ये इसका बॉइलिंग स्टार्ट होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और डिफरेंट लिक्विड का अलग अलग है, बट पानी की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर से कोई भी लिक्विड का आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट, या तो आप इसको 373 केल्विन बता सकते हो, राइट। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है आइस का, यू नो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन बता सकते हो, 273.15 ऐसे कुछ लिखा होगा बुक में, बट अराउंड आपका क्या हम लोग क्या कर सकते हैं 273 यूज करते हैं। तो ये बात यहां पर से आप लोगों को समझ में आया लिक्विड में क्या होता है। अब दोस्तों
ये जो लिक्विड में से ये चीज वेपोराइजेशन हो रहा है, इवापोरेशन या तो वेपोराइजेशन बोलो, ठीक है। लिक्विड फेज से ये वेपर हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। अब वेपर से लिक्विड बनने का जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्डेंसेशन बोलते हैं उसको, कॉन्डेंस हो रहा है वो, राइट। तो इवापोरेशन जब हीट अप्लाई करते हैं और जब हीट को हम लोग हटा देते हैं, वहां से कूल कर देते हैं, तो वो सिस्टम में वापस आ जाते हैं। ये बात समझ में आया। अब गैस की अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे मान के चलो एक आप डायग्राम करके समझा रहे हो, तो यहाँ एक पार्टिकल्स यहाँ है, मतलब बहुत दूर दूर है, राइट, बहुत दूर दूर है। पर यूनिट वॉल्यूम बात करेंगे तो बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर डेंसिटी इन लोगों का बहुत ही मिनिमम है, लिस्ट है। तो आपसे अगर सवाल आया पूछता है एग्जाम में कि डेंसिटी किसका ज्यादा होता है, तो आप बताना कि सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, सबसे लीस्ट डेंसिटी कौन होते हैं ना, गैस होते हैं। अगर कंप्रेसिबिलिटी बात करें तो लिक्विड सॉलिड लिस्ट कंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं होंगे। अगर लिक्विड की बात करें दोस्तों तो वो कंप्रेसिबिलिटी दिखाते हैं, बट गैस में बात करें तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है वो। यू नो गैस, अगर मान के चलो आपके पास ऐसे सिलेंडर है और कुछ गैस पार्टिकल्स लिए हो, तो इसको अगर प्रेशराइज कर रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा गैस लिक्विड में बदल जाएंगे। तो गैस को अगर हम लोग प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाता है अंडर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए देख रहे होंगे आप लोग सीएनजी एलपीजी जो यूज करते हैं हम लोग, एक छोटा सा कंटेनर में कितने सारे गैस प्रेजेंट होता है। एक छोटा सा जो गैस गुब्बारे बेचते हैं ना, तो उसमें बैलून्स देखो दोस्तों, उसमें जो गैस सिलेंडर रहता है उसमें से 1000 बैलून्स वो फिल कर रहे हैं, मतलब कितना गैस वहां पर है छोटे से वो कंटेनर में। ऐसे सीएनजी एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भी देख सकते हो आप, पूरा महीना चल रहा है, कुकिंग हो रहा है, तो गैस दोस्तों आप डिफ्यूज ऐसे करके लिक्विड फॉर्म में कर सकते हो उसको। अब देखो हम लोग बात कर सकते हैं कि डिफ्यूजन वाला जो कहानी होता है, ये गैस बहुत फास्ट डिफ्यूज होते हैं। आप देखो आपका घर में, पड़ोसी के घर में कुछ बन रहा है अच्छा खासा, राइट, तो उसका जो स्वीट स्मेल है वो वहां पर भी आ रहा है, आपके घर में भी आ रहा है, राइट। और आप देख रहे हो कि क्या हो सकता है, ये तो फिश या तो मीट का कुछ स्मेल या तो सब्जी का स्मेल आता है 4-5 से, यू नो। तो ये कैसे आता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा आता है। उसका जो फूड पार्टिकल्स का जो एरोमा होता है दोस्तों, वो एयर उसको पहुंचा देते हैं हम लोग के सामने डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा। जहां पर से वो खाना बन रहा है वहां पर बहुत डेंसिटी ज्यादा है, और वो धीरे धीरे जब फैल रहा है, क्योंकि गैसियस है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होंगे, वो अपने आप चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आसपास की जो है एनवायरमेंट को वो एरोमा से वो क्या कर देंगे, सैचुरेट कर देंगे। मतलब आप महसूस कर सकते हो कुछ हो रहा है। ऐसे एंसिंग स्टिक, बॉडी स्प्रे, ऐसे जो भी गैसियस फॉर्म में जा सकता है दोस्तों, गैसियस पार्टिकल्स वो डिफ्यूज होते हैं बहुत तेजी से। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर बात करें तो सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही मिनिमम है, लिस्ट। उसके बाद लिक्विड, और सबसे तेज गति में जो डिफ्यूजन होता है वो आपका वेपर होता है, यानी कि गैस होता है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। तो डिफ्यूजन वाला कहानी भी तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब देखो कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है दोस्तों जो कि डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है, वेपर हो जाता है, अवॉइडिंग लिक्विड फेज। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या होता है, गैस फेज में बदल जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म हो जाते हैं, और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड हो जाता है। तो ये वाला जो कहानी चलता रहता है, वो सॉलिड से वेपर होने का, इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और जो वेपर से डायरेक्ट वो सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। कुछ लिमिटेड यहाँ पर सिंपल है, आपको बता रहे हैं, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आयोडीन हो गया दोस्तों, एमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फोर हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल आप लोग ध्यान रखना कि सब्लिमेशन सर यहाँ पर हो रहा है। तो सॉलिड से वेपर होने का जो प्रक्रिया है दोस्तों, जो प्रोसेस है, डायरेक्ट अवॉइडिंग लिक्विड फेज, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और डायरेक्ट वेपर से सॉलिड हो रहा है अवॉइडिंग लिक्विड फेज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन डिपोजिशन दो क्या है, ऑपोजिट प्रोसेस है, जैसे फ्यूजन और क्या, फ्रीजिंग, फ्यूजन और आपका सॉलिडिफिकेशन। तो इस बात को समझ रहे हो आप लोग कैसे क्या हो रहा है। तो सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर चर्चा कर ली हम लोग। उसके बाद आपका सॉलिड लिक्विड गैस में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उन लोगों के डिफरेंट टाइप ऑफ, उसके ऊपर बात कर लिए। पार्टिकल्स का जो नेचर है दोस्तों, स्पेस बिटवीन देम, अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, मूविंग, ऑलवेज मूविंग इन नेचर, तो ये सारे बात कर लिए। उसके बाद लेटेंट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए, इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, राइट। सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि क्या, मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा दोस्तों हम लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सॉलिड कितना स्ट्रांग है, उसमें बॉन्डिंग, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मतलब चैप्टर का पूरा एनालिसिस कर दिया। आप लोग चाहो तो और भी अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हो, आप जाके बुक को पढ़ के आप लोग और भी अच्छे तरीके से इसको समझ में आएगा, राइट। तो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बहुत सारे दिक्कतें होते हैं बच्चों का। सॉलिडिफिकेशन जो होता है दोस्तों, ये आपका सब्लिमेशन वाला कहानी, रटने का कुछ है ही नहीं, बस समझ लो अच्छे से। अगर पूरा लेक्चर को आप लोग देखे हो तो
तो अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सॉलिड से वेपर हो रहा है, ये प्रोसेस आप लोग एक बार देख लेना कि कहां से क्या हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड, वो एक लास्ट में आप लोग देखो गिवन है, जैसे सॉलिड है आपके पास और लिक्विड है, फिर आपका यहाँ पर गैस है, तो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से ऐसे गैस आ रहा है, लिक्विड से गैस आ रहा है, इस गैस से लिक्विड जा रहा है, ऐसे ऐसे पूरा, ठीक। तो बताओ सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो फ्यूजन होगा, वहां पर क्या होगा, फ्यूजन। और अगर लिक्विड से सॉलिड आ रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब देखो गैस से लिक्विड जा रहा है तो उसका मतलब है क्या, गैस से लिक्विड जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको बताओ, कंडेंसेशन। अब लिक्विड से गैस हो रहा है मतलब इवापोरेशन। सॉलिड से गैस ये होता है आपका, अभी समझा है, सब्लिमेशन होता है ये, इस चीज को बहुत अच्छे समझ लो, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और ये चीज को बोलते हैं डेपोजिशन, गैस से सॉलिड होना, गैस से सॉलिड डेपोजिशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया है तो एक बार लाइक कर देना सेशन को, और नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे दोस्तों। सो आज लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, ओके।